कि अब हम शुरू करेंगे और 5:15 तक हम चलेंगे। 5:15 बजे हम 15-20 मिनट की ब्रेक करेंगे। उसके बाद ठीक आपका सेशन जो है ना, मेरे कल दोस्तों से हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरे 2 घंटे अगरचे कि ऑनलाइन चलता रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स 2 घंटे के बाद स्पेयर हो सकता है। 2 घंटे के 4:15 बजे आप ऐसे कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, कुछ ऑनलाइन आना चाहते तो ऑनलाइन ऑनलाइन रहिए भी आप, ठीक है। 6:15 तक आपका जो कुछ भी बात करनी होगी, जितना भी कुछ होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफनेस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या है ये और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। आज का जो है हमारा टॉपिक है, उसके जो पहले हम उसके कंटेंट्स को पढ़ लेते हैं कि कंटेंट्स कौन कौन से हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा 5:45 है तो ठीक है, 5:45 मुझे कंफर्म नहीं है, 5:45 है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज, 5:45 कर लेंगे। देख लेते ना, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। जो फ्राइडे थे ना कुछ समय थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं, 5:45 कर लेंगे, ठीक है, डजंट मैटर। अच्छा ऐसा है कि अब शुरू करते हैं और आपने 5:15 तक जो है ना करना है। 5:15 के बाद हम ब्रेक करेंगे और जो है ना नमाज वगैरह पढ़ेंगे सबकी, ठीक है। Schooling of deaf child, language development and deafness, parents as teacher of the deaf child, parental reactions, development of deaf children, need of alternative skills, consequences of deafness on academic achievements, social development, emotional development, moral development, psychological development, available support services, need of counseling, ठीक है जी। ये हमारे टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले है हमारा है स्टार्ट स्कूलिंग ऑफ द डेफ चाइल्ड, starting schooling of deaf child. Every intervention and identification problem, unaware about the world around, lack of communication along with the lips reading and interpreter students may be need use hearing aids, assistive listening devices and captioning or the transmission. With or without this technology, teachers can also make a variety of accommodation to help these students learn. School options and internal environment, ठीक है जी। ये है, इस पे हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीजें आगे चलती है। अर्ली intervention and identification problems. ठीक है। Unaware about the world around, lack of the communication, क्या होता है इसमें अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। ये है कि ये वही बात जो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसकी अर्ली इंटरवीन नहीं करते, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। प्रॉब्लम को, अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, उसको आप अर्ली स्टेज पर उसको इंटरवीन कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो उस पर ओवरकम करना आपको आसान देता है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं वालिदैन करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स का मसाइल का आगे जाके वालिदैन को भी करना पड़ता है, बच्चे को भी करना पड़ता है। वो बिल्कुल आपको बच्चा जो होता है अल्फाज से दुनिया से अनअवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, वो दुनिया
दुनिया के इर्द गिर्द से वॉल से बिल्कुल बिल्कुल ही बेखबर होता है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम आपस में बोलने वाले लोग जब बातचीत करते हैं ना, तो हम बहुत सी एक दूसरे को इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। लिहाजा अर्ली जो है इंटरवीन ना होने की वजह से, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से वो बच्चा जो है ना आम दुनिया से बिल्कुल बेखबर होता है और उस पर के पास कम्युनिकेशन नहीं होती। अलॉन्ग विद लिप रीडिंग, हाँ लिप रीडिंग से काम चलाता है या फिर उसको हियरिंग एड्स पर आगे जाके लगाने पड़ते हैं। अगर शुरू में इस चीज को आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो इस पर काबू पाना आसान है। With or without the technology, teacher can also make a variety of accommodation to help these students. हाँ, स्पेशल एजुकेशन का जो टीचर है वो इस मामले में अहम रोल अदा कर सकता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का टीचर तभी होगा ना जब उसके साथ मैं कल लेक्चर में आपको बताया था कि जो है ना जो स्पेशल एजुकेशन का टीचर है वो जनरल टीचर या आम टीचर नहीं है, वो स्पेशल एजुकेशन स्पेशल पर्सन्स की फैमिली का एडवोकेट है, समझो वकील है वो। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि जिनके यहाँ स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं उनको जो टीचर्स होते हैं, आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, इन किस्म के लोगों से अर्ली स्टेज पे ही राब्ता कर लेना चाहिए। बच्चा आपका दाखिल तो बाद में होगा, पढ़ाई तो बाद में कर लेगा, लेकिन अर्ली स्टेज पे ही राब्ता कर ले। बहुत से मसाइल जो हैं वो क्योंकि टीचर जो होता है वो उस माहौल में पढ़ा रहा होता है, उस माहौल में ट्रेनिंग दे रहा होता है, उसे बहुत सी बातों का पता होता है। ठीक है, स्टार्टिंग स्कूलिंग ऑफ द डेफ चाइल्ड। आगे है आपका पेरेंट्स एज टीचर ऑफ द डेफ चाइल्ड। हाँ, जो ना एक तो टीचर्स होता है और पेरेंट्स भी एज अ टीचर ऑफ डेफ चाइल्ड। एक तो वालिदैन जो है वो खुद भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रखें। Family involvement and support to the home are influential factors in the educational experience of the hearing impaired child. हाँ, जो खानदान की सपोर्ट है, खानदान की जो मुदाखलत है, इन्वॉल्वमेंट है या इंटरेस्ट है उसका, ये आपका 5वां 6वां चैप्टर है, ये आपको उसमें से लिया गया है। ठीक है, आपके जो है ना खानदान की इन्वॉल्वमेंट, सपोर्ट और उसका इंटरेस्ट जो है बच्चे के लिए बहुत से मसाइल जो है ना वो उससे बच सकता है। The development of the home-school relationship is important and the optimizing source of support in the home, enhancing the learning of the child, parents and school alike. ठीक है, वालिदैन घर में शुरू से कोशिश करें, उस बच्चे की तरफ तवज्जो दें और खुद जाके कहीं ट्रेनिंग हासिल करें, मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल एजुकेशन के अदारों में जाएं, बताएं कि बच्चा तो हमारा भी छोटा है, ठीक है दाखिल तो नहीं हो सकता आपके इदारे में, लेकिन हमें बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं ना। अब शुरू हुई में तो नहीं बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं शुरू में तो उसके माँ ही कोशिश करती है ना, बाप ही कोशिश करता है ना उसकी एजुकेशन को, उसको पढ़ाने में, उसकी बेस बनाने में। तो इसी तरह आप लोग इस बात को इग्नोर मत किया करें, आप इसको शुरू से बच्चे को पीर मत बना लें। अगर आपका बच्चा इस किस्म की सिचुएशन का शिकार है तो आपका फर्ज है कि आप स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं या स्पेशल एजुकेशन के जो रिलेटेड लोग हैं आप उनसे रब्ता करें। इस तरह आपका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा बहुत से मसाइल से बच जाएगा। फर्स्ट टीचर ऑफ द इज मदर, उसकी जो माँ है वो सबसे पहली टीचर है। लेकिन माँ टीचर तभी होगी ना कि माँ को खुद तो पता होगा, चलो जनरली तो उसको हर चीज पता है, बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, वो तो उससे पता है, लेकिन जो है ना माँ अगर इस किस्म की उसके पास नॉलेज होगा तो फिर वो अपने बच्चे को बेहतर इनिशियली स्टेज पे वो अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकेगी। स्पेशल बच्चे की, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की अगर माँ के पास नॉलेज होगा तो वो इनिशियली स्टेज पर उसकी बेटर जो है ना वो कर सकेगी उसकी परवरिश। तो इम्प्लीमेंट द स्कूल प्रोग्राम एट होम। हाँ, वही बात मेरे वाली आ गई ना, टू इम्प्लीमेंट द स्कूल प्रोग्राम एट होम। घर में आप स्कूल के प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट करें, नफज करें उसको। ठीक है, आप जाएं, आप टीचर से रब्ता करें स्पेशल एजुकेशन से, उसके बच्चा तो मेरा छोटा है, अभी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या क्या तरीके इख्तियार करूँ। जैसे एक जनरल बच्चा होता है, छोटा होता है और माँ बाप उसको ABC पढ़ाते हैं, अलिफ बे पढ़ाते हैं, उसको कुछ मैनर्स सिखाते हैं, तो
ये माँ का काम है, पापा का काम है कि वो अगर इस बात को एडमिट कर ले और उन्हें कंफर्म हो जाए उनका बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उनको स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट से और उनके टीचर से, उनके ट्रेनर से रब्ता करना चाहिए। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ आईईपी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हाँ जी, कल मैंने पूछा था आईईपी क्या होता है, टाइप करो सारे, मैं देखता हूँ क्या करते हो। आईईपी का क्या मतलब है? मरियम औरंगजेब बताएं मुझे आईईपी का फौरी तौर पर, मुझे एब्रिविएशन लिख के दे, किस चीज का एब्रिविएशन है ये? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। शाबाश, ठीक है जी। लिखे। हाँ, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम एक ही बात है, ठीक है। इंडिविजुअल इनफरादी तलीमी प्रोग्राम, इनफरादी तलीमी मंसूबा, ठीक है। आईईपी का क्या मतलब है? इनफरादी तलीमी मंसूबा, ठीक है जी। बात समझ आई आप लोगों को? गुड, शाबाश। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान या इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, बोथ आर सेम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेरेंट्स एज अ टीचर ऑफ पेरेंट्स एज अ टीचर ऑफ डेफ चाइल्ड, ये मैंने आपको बताया है, आप लोगों को समझ आया है। आगे पेरेंटल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको हम बड़ी तवज्जो से समझेंगे। सबसे पहले तो ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? ग्रीफ क्या, ग्रीफ होता है? टाइप करो तो मैं देखता हूँ किसको क्या समझ आई है। ग्रीफ क्या, ग्रीफ होता है? रिएक्शन में ग्रीफ क्या होता है बताएं मुझे। डिनाइल क्या होता है? ब्लेमिंग क्या होता है? तीनों के बारे में मुझे बताएं। ये लिखें, शाबाश। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप लोगों से लिखवाता हूँ। 2-3 बंदे लिख रहे हैं जी। नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ, ग्रीफ का मतलब तो मुझे भी आता है कि सदमा है, दुख है, परेशानी है, लेकिन मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। देखिए हमारी हेड में पेरेंटल रिएक्शन, क्या मतलब है इसका? बच्चा पैदा हुआ हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, तो पेरेंटल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो ग्रीफ है, ओहो बहुत दुख, दुख दुख, बहुत ज्यादा दुख, बस दुख हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली परेशानी की बात तो होती है, लेकिन जो है ना, उसको एक साइड पे रख के आगे चलना पड़ता है, वरना दुख की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसके बाद डिनाइल। डिनाइल किसे कहते हैं? डिनाइल कहते हैं इनकार करने को, ठीक है। एक बच्चा पैदा हो गया, गूंगा बहरा पैदा हो गया, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहले तो वालिदैन को बहुत दुख होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत दुख होता है वालिदैन को कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो। दूसरा वो डिनाइल करते हैं, इस बात से, इस हकीकत से, इस रियलिटी से वो इनकार करते हैं, ठीक है। देखिए तब तक आप उस किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते जब तक आप उसके रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। जब तक आप किसी मसले की, लिसन टू मी, अभी टाइप करना छोड़ दे, मेरी बात को सुनने की वजह से, ठीक है। पेरेंटल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले आपको दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि एक गूंगा बहरा बच्चा एक किसी घर में पैदा हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? वालिदैन डिनाइल करते हैं, गूंगा बहरा पैदा तो हो गया है, उनकी वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हमारे खानदान में तो गूंगा बहरा है ही नहीं, हम वो इस जो है ना
हकीकत से इनकार करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब तक आप किसी भी मसले का सोल्यूशन नहीं कर सकते, जब तक आप उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लिहाजा वालिदैन बहुत सा टाइम तो डिनाइल में गुजार देते हैं, उसके बाद ब्लेमिंग में गुजारते हैं। ब्लेमिंग क्या है? ब्लेमिंग में देते फला फला रिश्तेदार हमारा गूंगा बहरा था, फला 5-4 पीढ़ियां छोड़ के कोई था, ब्लेमिंग करते हैं। या फिर कहते कि फला ने बदवा दी थी, फला ने ये किया था, फला ने ये किया था। अल्लाह माफ करे, बास लोग तो यहाँ तक कहते कि अल्लाह को ब्लेम दे देते हैं। हमें तजर्बा है ना, हम बड़े अजीब अजीब लोगों से वास्ता पड़ा है, बहुत अजीब ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है कि जो उसको अपने घर में सबसे ज्यादा उसको प्यार दे रहे हैं, उसको लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, अल्लाह उनके इसके सदक़े दे भी रहा है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं बस ये अल्लाह का हम पे अजाब है। ऐसे लोग भी मिले हैं, हमें खुद हमारा वास्ता पड़ा है उनसे, ठीक है। तो बास लोग तो ब्लेम ही अल्लाह को दे देते, अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है, ठीक है। अल्लाह ने हमके साथ बहुत हमारे साथ ज्यादती कर दी है। आगे क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एंजाइटी बेचैनी उनके अंदर पाई जाती है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। किसी चीज को वो कबूल करने में, किसी बात को, किसी चीज को वो कबूल नहीं करते, और ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे को ज्यादा संभालते हैं, ज्यादा करते नहीं अभी ठीक हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। ये होता है पेरेंट्स रिएक्शन। पेरेंट रिएक्शन की वजह से बच्चे का जो टाइम होता है वो निकल जाता है, बच्चे का जो टाइम होता है वो निकल जाता है उससे, ठीक है। जो उसका आपने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है वो उससे वो निकल जाता है उसका जो टाइम, ठीक है। आपको मैंने जो समझाई है चीज, पेरेंटल रिएक्शंस क्या है? ग्रीफ है, डिनाइल है, ब्लेमिंग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, ओवर प्रोटेक्शन है, ठीक है। आई रिपीट माई, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज? अच्छा, ठीक है। आई रिपीट दिस। सबसे पहले वालिदैन दुख में चले जाते हैं, उनको ग्रीफ होता है कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ गूंगा बहरा बच्चा पैदा हो गया। फिर वो डिनाइल करते हैं, इनकार करते हैं, ठीक है, कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता हमारे खानदान में। तो फिर उसके बाद ब्लेमिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी उनको होती है, और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, और ओवर प्रोटेक्ट करते हैं फिर, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चों को ख्याल करते हैं, कुछ नहीं यूं नहीं, बड़ा बच्चा तो हो ही नहीं सकता, हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखेंगे तो बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। हालांकि वही टाइम होता है बच्चे की तरफ तवज्जो देने का। स्किल्स क्या है? यूज ऑफ विजन एज हियरिंग, राइटिंग एज स्पीकिंग, ठीक है, लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, ऑडिटरी ट्रेनिंग फॉर स्पीच। वो क्या करता है? अल्टरनेटिव स्किल क्या है? उस मुतबादल महारतें क्या है बच्चे के पास? यूज द विजन एज हियरिंग, आंखों से ही समझो वो सुनता है और बोलता है। आंखें ही जो होती हैं, उसकी विजन जो होता है उसका, उससे ही पता लगता है। ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है। आपने उसकी समझो कि दो चीजों को इम्पोर्टेंट देखना होता है। उसकी लिप रीडिंग को देखना होता है, जब वो बात करे, अगर बात नहीं भी करे तो फिर वो आंखों से देखना होता है, ये समझना होता है कि क्या वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे साइन लैंग्वेज। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो साइन लैंग्वेज। अब जब बच्चा छोटा है, 1 साल 2 साल का हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वो साइन लैंग्वेज तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा? यूज ऑफ विजन एज हियरिंग करेगा, राइटिंग एज स्पीकिंग करेगा, इसके बाद लिप रीडिंग करेगा। तब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो लिप रीडिंग करेगा, मुंह से कहने की कोशिश करेगा। आपने उसकी लिप रीडिंग देखनी है, वो पानी मांगेगा, वो किस तरह मांगेगा, लिप रीडिंग आपने देखनी। उसकी जो होंठों की होंठों से आपने समझने की कोशिश करनी है कि क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब एक माहौल में जाता है, स्पेशल एजुकेशन के माहौल में जाता है, स्पेशल एजुकेशन के माहौल में साइन लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज सीखे फिर वो उसकी स्किल्स होते हैं। फिर ऑडिटरी ट्रेनिंग फॉर स्पीच, फिर उसकी जो है ना
स्पीच थेरेपिस्ट के पास उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, अल्फाज की ट्रेनिंग होती है, गुफ्तार जिसे कहते, गुफ्तार उसे सिखाई जाती है, जहां तक उसकी देखा जाता है कि उसकी जबान कहाँ तक चल सकती है, वो स्पीच थेरेपिस्ट उसकी जबान को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अवेलेबल स्पोर्ट्स सर्विसेज, क्या है उस अवेलेबल दस्तयाब स्पोर्ट्स सर्विसेज क्या है? मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हैं और रिक्रिएशनल सर्विस, रिक्रिएशनल सर्विस, रिक्रिएशनल सर्विसेज है। ठीक है। हाँ जी, अभी तक आपको जो मैंने समझाया आपको समझ आया कि किसी घर में अगर ये स्पेशल बच्चा पैदा हो जाए तो क्या होता है, ये सिचुएशन आपको मैंने समझाई है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो नए लोग आए हैं वो थोड़ा समझ सके। स्टार्टिंग स्कूलिंग ऑफ डेफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे की जो होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है, मैं 3-4 स्लाइड से पीछे गया हूँ ताकि जो नए लोग अभी आए हैं, मैं देख रहा हूँ अभी तक हमारे पास 34 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा टच आपको दे देता हूँ कि स्टार्टिंग स्कूलिंग ऑफ डेफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चे की जो स्कूलिंग होती है ना डेफ बच्चे की, वो घर से ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स होती है कि अर्ली हम इंटरवीन नहीं करते, उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते। शुरू में हमने देखना ही नहीं होता कि हमारा बच्चा, कहते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि बच्चा जब 4-5 महीने का तो उसको एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी उसको आप थोड़ा सा शोर करके या ताली पे जाके या कोई भी साइन करके उसको देखो कि वो आपका बच्चा इंटरवीन कर रहा है, आया बच्चा उस पर तवज्जो दे रहा है। ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो समझे देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसी तरह जब बच्चा जो होता है, डेफ बच्चा होता है, वो अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, वो पूरी दुनिया से बेखबर होता है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की वजह से उसे क्या पता, देखे ना, बोलने वाले लोग होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनकी जो होती है ना एक दिमाग की एक जो उसके पास जखीरा अल्फाज होती है, जखीरा मालूमात होती है, वो डे बाय डे इनहेंस होती रहती है। ठीक है जी, along with the lip reading and interpreter। हाँ, आखिर में क्या होता है, उसको हियरिंग एड्स लग जाती हैं, लिप रीडिंग से वो सीखता है। लिहाजा वालिदैन को शुरू से ही स्पेशल इंस्टीट्यूशन, स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के साथ रब्ता रखना चाहिए। पेरेंट्स एज टीचर ऑफ द डेफ चाइल्ड। हाँ, पेरेंट्स जो है ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट इन द होम और इंटरनेशनल फैक्टर्स इन द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। एक गूंगे बहरे बच्चे के लिए फैमिली की सपोर्ट और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शुरू में ही एक बच्चे को आपने इग्नोर कर दिया, इस बच्चे को आपने इग्नोर कर दिया, तो उसका जो टाइम होता है ट्रीटमेंट का वो चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ टीपीज होती है, मुख्तलिफ टीपीज होती हैं। अगर बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मे बी अगर आपने टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवा दिया तो वो उसकी प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है। ठीक है, तो वालिदैन और फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट टीचर ऑफ द हिज मदर, माँ सबसे पहली टीचर होती है। एक बच्चे की माँ सबसे पहले टीचर होती है। एक जनरल बच्चा जो होता है ना, उसको तो देखें, मैंने आपको अभी बताया कि एक जनरल बच्चा होता है, उसकी माँ उसको पढ़ाती है, ABC पढ़ाती है, अल्लाह का नाम बताती है, सब कुछ उसको मैनर सिखाती है, क्योंकि वो बच्चा सुन और बोल सकता है। अब डेफ बच्चे के साथ क्या करेगी माँ? डेफ बच्चे के साथ माँ ने क्या करना है? तो उस माँ को अगर इनिशियली स्टेज पर ही उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो वो माँ जो है स्पेशल एजुकेशन के टीचर के साथ राब्ता करेगी, उन लोगों के साथ राब्ता करेगी जो ऑलरेडी इन बच्चों की ट्रेनिंग में और इन बच्चों की जो है ना एजुकेशन में मदोमावन साबित हो रहे हैं, तो उनके साथ राब्ता करेगी, तो कुछ वो टिप्स ले लेगी, उनसे टिप्स लेके अपने बच्चे की बेहतरी के लिए वो कोशिश कर सकती है। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ IEP एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। IEP इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ये बच्चे के लिए वो ही करेगी किसी स्पेशल एजुकेशन के टीचर के साथ मिलकर।
ठीक है। आगे मैंने आपको बताया पेरेंटल रिएक्शन, जब बच्चा पैदा होता है शुरू में पता लग जाता है कि बच्चा गूंगा बहरा है, बच्चा डिसेबल है, बच्चे पे प्रॉब्लम है, तो वालिदैन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ग्रीफ कर देते हैं, उनको दुख होता है, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा एक पैदा हो गया। फिर उसके बाद वो डिनाइल करते हैं, शुरू में दुख के साथ वो नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे तो अल्लाह ने हमारे साथ ऐसे करना था, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ब्लेमिंग करते हैं, अच्छा जी उसकी मुझे बदवा लगी है, उसकी बदवा लगी है, ये हो गया है वो। इवन के बास लोग तो अल्लाह को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसे करना था, ऐसे करना था। फिर उसके बाद डिप्रेशन और एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी उनको हो जाती है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन। देखिए मैं आपको पहले बताया कि जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, देन यू विल डू समथिंग। ठीक है, आप आगे उसका सोल्यूशन आप करेंगे, उसको कुछ करेंगे, तो आप पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आया जी समझ आपको यहाँ तक? चले आगे चलते। Alternative skills, use of vision as hearing, writing as speaking, lip reading, sign language। ठीक, शुरू में बच्चा जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है, आपने उसकी आंखों से ही समझना और आंखों से ही सुनना कि आंखों से वो क्या कह रहा है। क्यों कि ना उसके पास लिप रीडिंग होती है शुरू में, ना उसके पास साइन लैंग्वेज होती है शुरू में, ना ही उसकी ऑडिटरी ट्रेडिंग हुई होती है कोई। ठीक है, तो आप तो इवन के जनरल बच्चा भी जो होता है उसकी भी वालिदैन जो है ना वो आंखों से ही समझते हैं। आंखें जो है ना एज हियरिंग, आंखें ही हैं, बंद को बोलती भी हैं और सुनती भी हैं, बोलती भी हैं और सुनती भी हैं। ठीक है, तो इसके जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो राइटिंग एज स्पीकिंग, थोड़ा सा लिखता है वो, लिप रीडिंग करता है। अब उसके बाद जब और बड़ा साइन लैंग्वेज करता है, फिर उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग फॉर स्पीच थेरेपिस्ट से बच्चों में जबान की प्रॉब्लम्स होती है, डेफ भी होते हैं और जबान भी उनकी प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं वो उसकी जबान की गिरा को कोशिश करते हैं, काफी हद तक उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन का है ना डिपार्टमेंट, ये हम आप लोग बस टीचर बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे ही जो है ना ये शोबे का एक हिस्सा स्पीच थेरेपिस्ट जो क्या करते हैं, जो जिन बच्चों के बोलने में शुरू में लकनत होती है या बच्चे सुन नहीं सकते, तो उनको वो अल्फाज निकलवाने की कोशिश करती है जो स्पीच थेरेपिस्ट होती है। किसी हद तक वो बच्चे बहुत से अल्फाज, इम्मी, अबू, अल्लाह, अच्छा, पानी, ऐसे बच्चे देखे जो गूंगे बहरे होते हैं, लेकिन वो अल्फाज को सामने देख के, चीज को सामने देख के बोलते हैं बकायदा। स्पीच थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग होती है, शायद आपने कभी देखा हो, हमारे तो अदारे में है कि बड़ा सा शीशा लगा होता है, तीन स्टूडेंट्स एक तरफ बैठे होते हैं, तीन स्टूडेंट्स एक तरफ बैठे होते हैं, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो उनसे कह रही होती है, बोलो अबू अबू, इम्मी, फिर बोलो पानी। तो ऐसे वो अल्फाज जो है ना बच्चे सीखते हैं। अवेलेबल स्पोर्ट्स सर्विसेज पर आपको पता है, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज होती है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज होती है और रिक्रिएशनल सर्विसेज होती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हियरिंग लॉस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके, हियरिंग लॉस और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हियरिंग लॉस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नताइज क्या होते हैं। हियरिंग इज अ क्रिटिकल टू स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, children with listening difficulties due to hearing loss or auditory processing problems continue to be as under-identified and underserved population। ठीक है, उन्हें क्या है कि बच्चा सुन नहीं सकता, उसको बोलने में मुश्किल होती है, बोलता तभी है जब वो सुन सकता है। ये हियरिंग लॉस की वजह से, अब मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ डीपी होती है। अब बाज लोगों में जो है ना कम सुनाई देता है, वो क्या कहते हैं, ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं, ऊंचा बोलो, या वो कहते हैं कि अच्छा मुझे आपकी समझ, अब दोबारा बोलो, मुझे समझ, दोबारा बोलो। तो दैट मीन्स के वो भी हियरिंग लॉस के जुमरे में आते हैं, लेकिन उनकी डीपी बहुत लाइट सी होती है। ठीक है, तो जब वो सही सुन नहीं सकते, देखे ना, जब मैं आपकी एक बात समझूंगा, सुनूंगा कि आप क्या कह रहे हो, तभी तो मैं डिलीवर कर सकूंगा, तभी तो मैं बोल सकूंगा। लिहाजा हियरिंग लॉस जो होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट
पे बहुत बुरा असर डालती है। जो लैंग्वेज आपकी डेवलपमेंट में ना हियरिंग लॉस को उस पर बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है? ठीक है, अब आप ऐसा करें कि मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ। आप जो भी अभी तक समझे हैं एक एक 2-2 लाइन में मुझे अपना जो है ना व्यू मुझे पेश करें, व्यू में टाइप करके दे। गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, अभी तक हम बड़ा आज सिंपल और अच्छा हमारा टॉपिक है। आपने जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को, आप इसको देखें और मुझे इसके बारे में लिख के दें। ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ आपने लिख दिया है। तो बच्चे की जो है ना डेवलपमेंट में बहुत असर डालता है। सिमिलरली द अर्लियर द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड इंटरवेंशन बिगेन द लेस सीरियस अल्टीमेट इम्पैक्ट। कहता है तो शुरू में अगर उसको फाइंड आउट कर लिया जाए, प्रॉब्लम को इंटरवीन कर लिया जाए उसको, तो उसके जो असरात होते हैं उसके जो वो लेस होते हैं, कम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ देयर आर 7 मेजर वेज इन द विच हियरिंग लॉस अफेक्ट चिल्ड्रन। 7 ऐसी चीजें हैं जो बच्चे जो बच्चे हियरिंग। ठीक है, वो 7 चीजें क्या क्या है? ठीक है, it causes delay in the development of receptive and acceptive communication। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हियरिंग लॉस की वजह से बच्चे की स्पीड एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती या बहुत ही कम होती है। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या है? द लैंग्वेज डेफिसिट कॉजेस लर्निंग। लैंग्वेज डेफिसिट आ जाता है। लैंग्वेज डेफिसिट का मतलब है लैंग्वेज जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो कम हो जाता है हियरिंग लॉस होने की वजह से। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 7 वो कौन से इम्पैक्ट हैं, 7 वजूहत है जो हियरिंग लॉस होने की वजह से होती हैं। पहले तो ये है कि आपकी स्पीड एंड लैंग्वेज जो है ना स्किल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दूसरी ये है कि आपके पास लैंग्वेज डेफिसिट आ जाता है। तीसरा कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आप में आ जाती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं। चौथा क्या है? इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन द वोकेशनल चॉइस। हाँ, हियरिंग लॉस की वजह से बोल नहीं सकता है तो उसकी जो पेशा वराना चॉइसेस है, अपना काम करने की जो है चॉइसेस है, उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। फीवर एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी ड्यू टू इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। हाँ, ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उसके एजुकेशनल और जॉब अपॉर्चुनिटीज पे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल। ठीक है, सोशल विड्रॉल ड्यू टू द रिड्यूस एक्सेस सर्विसेज एंड डिफिकल्टीज कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है जी, समझ आया आपको? क्या होता है उसका? सोशल विड्रॉल हो जाता है उसका। सोशल विड्रॉल ड्यू टू मतलब कि माशरती तौर पर वो आगे नहीं जा सकता। ये इमोशनल प्रॉब्लम काज बाय ड्रॉप इन द सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। उसमें कॉन्फिडेंस, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। किसमें? ये जो हियरिंग लॉस मैं समझा रहा हूँ आपको, हियरिंग लॉस की ये 7 चीजें इम्पैक्ट करती है। ये हियरिंग लॉस का 7 चीजों पे इम्पैक्ट होता है। साथी क्या है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स उसमें पैदा हो जाती हैं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, वो जज्बात से आरी हो जाता है। ठीक है, लिहाजा ये 7 चीजें मैंने आपको समझाई हैं कि हियरिंग लॉस होने की वजह से ये पड़ती हैं। ठीक है, हमने आप क्या पढ़ी है? 7 चीजें हियरिंग लॉस होने की वजह से इन चीजों को फर्क पड़ता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बड़ी तवज्जो से सुने आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। आवाज सबको आ रही है? जी। Children with hearing loss comprehend and produce shorter and simpler sentence than children with normal hearing। ठीक है, क्या कहते हैं? उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है
वो बहुत 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 थोड़ा होता है बनिस्बत नॉर्मल बच्चों के, नॉर्मल हियरिंग वाले बच्चों के इससे, ठीक है। Children with hearing loss often have difficulty understanding and writing complex sentences, such as those with the relative clause. The teacher whom I have for math was sick today, or or passive voice. The ball was torn by Mary. Children with hearing loss often cannot hear word ending such as S or ed. This leads to misunderstanding and misuse of verb tense, prepositions, non-agreement of the subject and verb and clauses. ठीक है। जो hearing loss के बच्चे होते हैं उनमें स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो उनका बहुत खराब हो जाता है, और जब वो बात करते हैं इसलिए बहुत से लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोग हंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात अधूरी होती है। उनमें हियरिंग लॉस होने की वजह से उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं उनका सही होता, ठीक है। स्पीकिंग स्पीकिंग children with hearing loss often cannot hear quiet speech sound such as s, sh, f, t and k, and therefore do not include them in their speech. Thus speech may be difficult to understand. ठीक है। ये जो हियरिंग इम्पेयर बच्चे होते हैं वो एस सही नहीं बोल सकते, एस एच नहीं बोल सकते, एफ नहीं बोल सकते, टी नहीं बोल सकते, और के, ये इनके लिए मुश्किल तरीन लफ्ज होते हैं ये। Children with hearing loss may not hear their own voice, अपनी आवाज सुन नहीं सकते when they speak, जब वो बोलते हैं they may speak too loudly or not loud enough. They may have a speaking pitch that is too high. They may sound like they are mumbling because of the poor stress, poor inflection, or a poor rate of speaking. आपने देखा होगा बाज लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, एक तो होता है ना आदतन ऊंचा बोलना, बाज लोग की मजबूरी होती है ऊंचा बोलना। क्यों? कि वो अपनी आवाज जो है ना वो उस लेवल की नहीं सुनते हैं अपनी आवाज। देखो वही बात, जो एक बंदा ऊंचा स्पीक कर रहा है लेकिन वो खुद तंग नहीं पड़ रहा है, दूसरा बंदा उससे तंग पड़ रहा है, क्या वजह है? यानी कि उससे जो उतनी ऊंची आवाज में बात की है उसकी लिसनिंग इतनी नहीं है, उसकी लिसनिंग इतनी नहीं है कि उसको उतनी पिच की आवाज जो है बुरी लगे, जबकि उसी पिच की आवाज दूसरा बंदा जो सामने बैठा है उसको बुरी लग रही है। दैट मीन जो बहुत लाउड स्पीक करने वाले लोग होते हैं उनका हियरिंग लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है। Consequences on the academic achievement. हाँ जी, स्पीकिंग के बारे में, हाँ स्पीकिंग के बारे में आप लिखें भाई, बताएं कि मैंने स्पीकिंग के बारे में क्या बताया आप लोगों को, बताएं, शाबाश, स्पीकिंग के बारे में बताएं, लिखें स्पीकिंग के बारे में कुछ सेंटेंसेस टाइप करें, शाबाश, पहले पढ़ लें आराम से, पढ़ के फिर लिखें स्पीकिंग के बारे में, ठीक है, शाबाश।
शाबाश शाबाश, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिखें, और लोग भी लिखें, ये 3-4 लोग ही हैं जो बार बार कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने की कोशिश, टाइप करने की कोशिश करें। समझो कि आप पेपर में कुछ लिख रहे हो, कि लिखने पड़ जाएगा इंग्लिश में, तो क्या लिखोगे फिर? उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, किसी में लिखो तो सही कुछ। गुड, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये बात हुई ना, चाइल्ड कुछ वर्ड्स ठीक से नहीं बोल सकते, वो सही है, शाबाश। इस तरह लिखो जैसा कुरतलाई ने लिखा है। ठीक है, स्पीकिंग के बारे में, हाँ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ, शाबाश।
ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम। Consequences of the academic achievement. Children with hearing loss have difficult difficulty with all areas of academic achievement, especially reading and mathematics. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? कहते हैं कि जो हीरिंग लॉस के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है, डिफिकल्टी जो होती है, वो एकेडमिक अचीवमेंट्स में होती है बहुत ज्यादा। वो तलीम के हसूल में उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली उनकी रीडिंग और मैथ के जो कंसेप्ट होते हैं वो उनके लिए क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो बहुत क्लासों में निकल जाते हैं लेकिन उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, प्लस माइनस का भी। तो ये हर टीचर की अपनी अपनी एक तरीकेकार है, उसका स्टाइल है कि वो किस तरीके से एक डेफ बच्चे का, हेयरिंग लॉस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करे। चिल्ड्रन विद अ मिल्ड टू मॉडरेट hearing loss on average achieve on 4 grade level lower than their peer with normal hearing unless appropriate management occurs। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि जो आपके मुख्तलिफ ग्रेड के लेवल है, मुख्तलिफ ग्रेड लेवल के जो ग्रेड है ना, उनका वो मुख्तलिफ होता है। इन कम ग्रेड के लोग जो हैं वो बेहतर होते हैं, जैसे आगे परफॉर्म में चले जाएं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे बिल्कुल आप लोग। Children with a third of the profound hearing loss usually achieve skill no higher than the third or fourth grade level। ठीक है, परफॉर्म वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज्यादा नए होते हैं, समझो कि स्टोन डेफ होते हैं लिहाज से, unless appropriate educational intervention occurs early there। The gap in academic achievements between the children with a normal hearing and those with the hearing loss usually widens as the progress through school. The level of the achievement is related to the parental involvement and quantity and the timing of the sports service। ठीक है, the gap in the academic achievements between the children with a normal hearing, those with hearing, हाँ hearing loss के साथ जो है hearing loss वाले और normal बच्चे के दरमियान एक academic achievements जो gap है, there is no doubt, वो बहुत गहरा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। So the level of the achievement is related to the parental involvement, और लेवल ऑफ द अचीवमेंट्स में पेरेंटल जो वालिदैन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसको क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को, क्वालिटी टाइमिंग, द सपोर्ट द सर्विसेज चिल्ड्रंस रिसीव। ठीक है जी। सोशल फंक्शनिंग, (15 to 20) behind in social maturity as compared to the normal children। Problem is communication due to deafness। due to deafness communication problem होती है, withdrawal, ठीक है, खत्म हो जाती है। Children with severe to profound hearing loss often spot feeling isolate feel करते हैं ना, तन्हा महसूस करते हैं। ठीक है, अब स्टोन डेफ है जो कुछ सुन ही नहीं सकता, तो वो ज़रूर अपने आप को आइसोलेट महसूस करना है, विदाउट फ्रेंड्स and unhappy in school, particularly when their socialization with other children with a hearing loss is limited। देखिए, स्कूल स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल होते हैं उसमें भी ये होता है। स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में अगर आप जाएं या कॉलेज में जाएं ना, आप देखेंगे कुछ बच्चे बहुत शार्पली काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल डल होते हैं, बिल्कुल एक साइड पे बैठे होते हैं। यानी जो बच्चे आगे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दैट मींस उनका जो लिसनिंग लेवल होता है वो बेहतर होता है, उन्हें हीरिंग लॉस बेहतर होता है उनकी निस्बत जो प्रोफाउंड वगैरह या मॉडरेट वगैरह में होते हैं। ठीक है, the social problem appears to be more frequent in children with the mild or moderate hearing loss than in the those who serve to the profound loss। ठीक है, profound loss की निस्बत मॉडरेट होता है, जिनमें यह मिल्ड होता है, वो बेहतर तरीके से मामलात को सरंजाम देते हैं।
variety of factors influence communication development in children with the hearing loss. These factors include the degree of hearing loss, हाँ जो ऊपर जो फैक्टर बताएंगे वो भी, और डिग्री ऑफ hearing loss भी, the age of honest भी, the age of identification भी, the presence of disability भी, and the time of intervention भी. ठीक है, यानी कि एक हियरिंग लॉस के बच्चे में क्या क्या चीजें होती हैं. मतलब सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम दो हियरिंग लॉस बच्चे लेते हैं, एक शार्पली काम कर रहा होता है, एक जो है वो डल होता है. अब जो शार्पली काम कर रहा हो तो उसमें दो तीन वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये है कि उसका डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कम होगा, दूसरी ये है कि उसका जो एज का है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम जल्दी की होगी, प्रेजेंस ऑफ अदर डिसेबिलिटीज, दूसरी डिसेबिलिटीज की निस्बत इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी की होगी, और टाइम पे इंटरवीन कर लिया गया होगा, इसकी बीमारी को टाइम पे इंटरवीन कर लिया होगा. ठीक है, उसमें मुदाखलत कर ली होगी. ठीक है, समझ आया कि दो ही बच्चे हैं, अगर दोनों हैं डिसेबल हैं, दोनों है हियरिंग लॉस है, लेकिन एक बेहतर है एक बेहतर नहीं है. जो बेहतर है उसकी वजह यही है कि उसके जो है ना फैक्टर ये है कि डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कम होगा, उसकी एज में जल्दी एज में आइडेंटिफाई कर ली होगी उसकी बीमारी को, और उसकी इंटरवीन कर ली होगी. इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? The loss of hearing puts many people through the same emotional stages as the loss of the loved, denial, anger, depression, and finally acceptance. Adults who lost their hearing slowly without the diagnosis often undergo a slow change in the personality. Isolation is common. क्या होता है जिन लोगों में वो होता है hearing loss होता है, वो क्या कहते हैं, उनमें सेम इमोशनल स्टेजेस एज द लॉस ऑफ द लव, उनमें इतनी वो जैसे नॉर्मल लोगों के दरमियान एक लव एक मोहब्बत का एक फैक्टर होता है, उनके दरमियान वो चीज़ नहीं होती है. उनके तरह डिनाइल होता है ज़्यादा, हर चीज़ पे इनकार, हर एंगर होना, नाराज़ होना, डिप्रेशन में रहना. ठीक है, और ख़ासकर जो बालिग लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं जिनमें हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं. कई बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन वो आइसोलेट एक जगह अकेले बैठे होते हैं, बस देख रहे होते हैं. साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हियरिंग लॉस होने के वजह से? नफ्सियाती नताइज क्या निकलेंगे? एक बच्चे में हियरिंग लॉस हो गए तो वो नफ्सियाती नताइज क्या निकले? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी. ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, दूसरा उसके अंदर होगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये उसमें नफ्सियाती जो नताइज निकलेंगे एक हियरिंग लॉस बच्चे में, वो क्या होगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा. उसमें क्या होगा, इत्मीनान की कमी होगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर. इन्फीरियरिटी क्या होता है? एक होता है सुपीरियरिटी, एक होता है इन्फीरियरिटी. ठीक है ना, उसमें कमतरी का कॉम्प्लेक्स होगा. वो समझेगा मैं दूसरे से कमतर हूँ,
मैं दूसरे सुपीरियर नहीं हूँ बल्कि इन्फीरियर हूँ, ठीक है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा, एग्रेसिवनेस होगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, अवॉइडनेस होगी, बस अपने आप को बचा के रखना होगा, बस इनसिक्योरिटी होगी, वो अनसिक्योर महसूस करेगा, उसमें शाइनेस होगी, शाइनेस का मतलब वो उसमें वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा, शर्मीला शर्मीला सा रहेगा, उसके अंदर शर्मीलापन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक हियरिंग लॉस बच्चे में क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और उसमें कमतरी का एहसास होता है, गुस्सा होता है, अपने आप को दूसरों से बचा के रखता है, साइड पे रखता है, और वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, और उसमें शर्मीलापन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। जी आप बताएं ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे, शाबाश। Definitely. जी शाबाश, बताएं, लिखें इसके बारे में ना, कुछ लिखें, थोड़ा सा लिखें इसके बारे में। Clear. ठीक है जी, आप लोगों को समझ आया ये? हेलो। हाँ जी, आप लोगों को समझ आया साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एक हियरिंग लॉस बच्चे में, ठीक है। गुड। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
एग्रेसिवनेस, अवेयरनेस, इनसिक्योरिटी, शाइनेस। ठीक है जी, क्लियर, आगे चलें। ऑन मॉरल डेवलपमेंट, उसकी जो मॉरल है ना, अखलाकी जो है ना, उसकी तरक्की, अखलाकी जो डेवलपमेंट है ना, उस पे हियरिंग लॉस से क्या फर्क पड़ता है। Deafness have no negative effect on moral development, but due to experiencing more social isolation, their empathy development may be delayed। ठीक है, कहते हैं खास फर्क तो नहीं पड़ता डेफनेस की वजह से उसके मोरल डेवलपमेंट में। ये होता है कि वो आइसोलेशन का ज्यादा वो हो जाता है। Thus, deaf children might be difficulties in the attributing moral emotions to themselves. Sometimes they convey their ideas in a undesirable way due to the lack of the social skill। ठीक है जी, बस यही है कि इसका मॉरल डेवलपमेंट को असर नहीं पड़ता। वो ये होता है कि अपने जो आइडियाज होते हैं, अपनी जो बातें होती हैं, वो कुछ अनडिजायरेबल तरीके से, कुछ अपने आप को सोशल स्किल ना होने की वजह अनडिजायरेबल तरीके से बयान करते हैं, जो कि सम टाइम लोगों में हंसी और मजाक का बायस बनता है। नीड ऑफ द काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी काउंसलिंग in particular can provide support to people with disabilities as well as their partners, family and career. Counseling can help address the issues as well the helping you cope better with the disability and adapting to the change it brings। ठीक है, काउंसलिंग क्या होती है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, टीचर के पास जाते हो, आप उससे मशवरा, काउंसलिंग का सादा लफ्ज़ों में समझाऊं, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। इसका मतलब है नीड ऑफ मशवरे की ज़रूरत, नीड ऑफ काउंसलिंग, मशवरे की ज़रूरत। ठीक है, तो आप डिसेबिलिटी की सूरत में अपने बच्चे को लेके जाएं, खुद जाएं और स्पेशल एजुकेशन के टीचर से या किसी आइडियोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से लाजमी इसकी काउंसलिंग करें। आप खुद ही जो है ना इस किस्म के बच्चे के मामलात को खुद ही एड्रेस करने की कोशिश ना करें, बल्कि बेहतर है कि आप काउंसलिंग लें। टिप्स ऑफ स्पीकिंग टू पर्सन विद द हियरिंग लॉस, क्या टिप्स बताएगी हैं? ठीक है, द फॉलोइंग टिप्स माइट बी हेल्पफुल टू टॉक with a hearing impaired person। Get the person's attention, face the person and stand close to them। ठीक है, किस तरह टिप्स ऑन स्पीकिंग अ पर्सन विद हियरिंग लॉस, ठीक है, किस तरह उसकी बेहतर हो सकती है स्पीकिंग। एक तो ये है उसको अटेंटिव किया जाए, अटेंशन उसकी तरफ की जाए। दूसरा, उससे करीब होके किया बात की जाए। हैव द लाइट ऑन योर फेस एंड डू नॉट कवर योर माउथ। आपका मुंह और आपका चेहरा नंगा होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, लाइट उसके ऊपर पड़नी चाहिए। स्पीक मोर स्लोली देन यूजुअल, आमतौर पर आहिस्ता बोले। रेज योर वॉइस इफ यू हैव टू बट ट्राई नॉट टू शाउट। ऊंची आवाज से बोले, लेकिन ऊंची आवाज से बोलना और शाउट करना ये अलग बात होती है। आप शाउट ना करें, तो ऊंचा बोले। स्पीक एक्सप्रेसली एंड यूज फेस, हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स। आप जो है अपनी जो स्पीक कर रहे हैं, अपने फेस को यूज करें, हाथ को यूज करें, बॉडी मूवमेंट्स करें। बी रेडी टू यूज अ पेन एंड पेपर, और पेन और पेपर को इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहें। कंटिन्यू। Communication tips for someone with the hearing loss। Tell people about your hearing loss। Ask people to speak clearly। Encourage your communication partners to face। वही बातें आ जाती हैं, ठीक है, वही बातें ऑलमोस्ट रिवाइज होती जी। ठीक है जी, हमारा ये लेसन आज का कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने पूछा है काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या फर्क है। गाइडेंस वो होता है कि आपने किसी को कहना है कि ये रास्ता इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। काउंसलिंग ये होता है कि आप मशवरा से लेते हो, ठीक है,
गाइड करने में और काउंसलिंग करने में थोड़ा सा फर्क किया है। तकरीबन दे हैव अस इट हैज सेम मीनिंग्स, ठीक है। तो ये जी, अब आप थोड़ा सा मुझे लिखें, फिर हम इसकी नमाज की ब्रेक करेंगे, ठीक है। 5-2-4 मिनट लिखे ना जो हमने पढ़ा है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे